A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपके साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लोकसभा जो है वो डिस्कस किया था. नाउ टुडे आई विल डिस्कस राज्यसभा एंड द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा. ओके, राज्यसभा. राज्यसभा, it is also known as Council of States. It is also known as Council of States because राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, जिसका प्रोविजन हमारे शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है एंड आर्टिकल 4 में. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा. इट इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस. इसको अपर हाउस भी कहा जाता है एंड सेकेंड चैम्बर. और चैम्बर कौन सा? सेकेंड. जबकि लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर माना जाता है और लोकसभा इज नोन टू बी एज द लोअर हाउस विच रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द कंट्री. और इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है. क्लियर? नाउ अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ मैक्सिमम जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज कैन बी 250. 250 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. आउट ऑफ दिस, जिसमें से 238 जो हैं are elected indirectly by the elected members of state legislative assemblies. That is MLAs and union territories having legislative assembly. Such as Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. ओके. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ रहती है 250, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली. जबकि लोकसभा का जो है लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, जिसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द पीपल. बट यहाँ पे जो मेंबर्स हैं 238, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल एज फ्रॉम द यूटीज. सिर्फ 3 यूटीज, उन यूटीज, वो यूटीज जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज का प्रोविजन है. ओके, लाइक सिर्फ 3 यूटीज की रिप्रेजेंटेशन है, लाइक दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस होती हैं एमएलएस की, लोकसभा मतलब सॉरी एमएलएस की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की. ये आपने याद रखना है. सिर्फ 3 यूटीज ही रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा में. और ये जो मेंबर्स हैं ये इनडायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलएस. जो भी इलेक्टेड एमएलएस रहते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. जिस स्टेट के जितने ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे, एमएलएस रहेंगे, उस स्टेट की उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन रहेगी राज्यसभा में. लाइक यूपी की सबसे ज़्यादा है. दिस इज क्लियर नाउ. 238 एंड 12 मेंबर्स जो हैं नॉमिनेटेड है. They are nominated by president. Clear?
सो दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ। किस तरह से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं? 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड रहते हैं, ओके, और जिनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है, एंड द रिमेनिंग 238 जो है दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल एज फ्रॉम यूटीज। ओनली 3 यूटीज, दिल्ली, पुडुचेरी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ड्यूरेशन की बात करें अगर हम, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा यूजुअली क्या रहती है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 of the Indian Constitution, Rajya Sabha is permanent body. That is, does not dissolve. ये डिसॉल्विंग बॉडी नहीं है लाइक लोकसभा। लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है, राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। इट इज अ परमानेंट बॉडी, बट ओनली वन थर्ड members retire after every 2 years. That means ये परमानेंट बॉडी है, परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, अनलाइक लोकसभा जो कि एक डिसॉल्विंग बॉडी है। बट इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं हर 2 साल के बाद जो है 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर होंगे। दैट मीन्स इसका प्रोसेस इस तरह से रहता है कि हर 2 साल के बाद कुछ स्टेट के जो मेंबर्स जो रहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ जो राज्यसभा मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कंप्लीट होता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू Representation of People's Act, Representation of People's Act, that is RPA 1951. The term of office of Rajya Sabha member shall be 6 years. Remember, this is very important. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। यूजुअली इसके मेंबर्स जो है वो 6 ईयर इसके लिए जो है 6 साल के लिए जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि लोकसभा के 5 साल के लिए। तो ये जो 6 ईयर का टेन्योर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अकॉर्डिंगली इनकी मेंबर्स की जो टर्म है वो 6 ईयर्स जो है वो फिक्स की गई है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स 6 year tenure of the Rajya Sabha, then it is false. Okay. Now next is qualification. क्या क्वालिफिकेशन जो है वो रहती है मेंबर बनने के लिए? So according to Article 84, one must be citizen of India. Number 2, should not be less than 30 years of age. तो
कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दो चीज़ें कि एक तो सिटीजन होना चाहिए और एज जो है कम से कम 30 साल होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स का प्रोविज़न है। और इसी के साथ में अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये भी कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, वही सेम, एनी पर्सन who is registered as voter for parliamentary constituency फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो रहती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट। ये जो प्रोविज़न है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आरपीए एक्ट ऑफ 19 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ऑफ 1951 ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछे जाते हैं देन आंसर ये दोनों रहेंगे। अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देन तीनों आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक मतलब एक क्राइटेरिया रहता है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। जैसे कि लोकसभा में आरपी एक्ट ऑफ 1951 में एक और प्रोविजन था कि वन मस्ट बी फ्रॉम एससी और एसटी कैटेगरी, फ्रॉम एससी और एसटी कैटेगरी फॉर द सीट्स विच आर रिजर्व्ड। बट राज्यसभा में रिजर्वेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, ये आपने याद रखना है। देयर इज नो प्रोविजन, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन द राज्यसभा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। Disqualification of members of parliament। जो मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट के, उनके कौन से ग्राउंड्स पे जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स क्या हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, which is mentioned under Article 102 of the Indian Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में प्रोविजंस बताए गए हैं कुछ किन ग्राउंड्स पे जो है मेंबर्स को जो है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है या फिर लोकसभा का, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट ग्राउंड इज इफ एनी मेंबर होल्डिंग and ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई भी मेंबर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दैट में किसी और पोस्ट पे है, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी और गवर्नमेंट जॉब पे है, गवर्नमेंट पोस्ट पे है, तो अंडर दैट कंडीशन उसकी जो मेंबरशिप है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नंबर 2, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, and declared by a competent court। अगर किसी को भी बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर कोई भी मेंबर मेंटली किसी को डिक्लेयर किया जाता है कि मेंटली सिक है, मेंटली जो है अनस्टेबल है, आल्सो अंडर आर्टिकल 102 उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। अनडिस्चार्ज्ड
इंसॉल्वेंट। अगर कोई भी अपनी ड्यूटीज सही तरीके से नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस भी उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाती है। नंबर 4, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और acquires citizenship of another country। ओके, या तो सिटीजन नहीं है या फिर अगर कोई किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर ले तो देन आल्सो डिस्क्वालीफाई। and also disqualified under any law made by parliament। clear? So these are the major grounds under article 102। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, अनसाउंड माइंड हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, सिटीजन ना हो, या कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाए पार्लियामेंट जिसमें वो फिट ना बैठे, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर अंडर आर्टिकल 102 इसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो सकती है, वो कैंसिल हो सकती है। एंड ऑल्सो अंडर 10th schedule, in case of defection, तो 10th शेड्यूल में अंडर भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफेक्शन को, जो कि इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन। ये डिफेक्शन को रोकता है, मतलब चेंज इन द पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, जहाँ फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले आफ्टर द इलेक्शंस। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, आफ्टर 6 मंथ्स अगर वो पार्टी कोई भी ज्वाइन करेगा, तो दीज आर द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे जो है मेंबर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ओके, नाउ इसी के साथ में नेक्स्ट इज और डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजंस हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। तो यहाँ पे भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं? इफ फाउंड गिल्टी of certain election cases or corrupt practices, इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई भी पैसा दे रहा है, शराब बांट रहा है, कुछ भी इस तरह के केसेस में अगर कोई गिल्टी पाया जाए कि उसने इस तरह का कुछ किया है, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है अगर वो प्रूव हो जाए तो, अंडर आरपी एक्ट ऑफ 1951। नंबर 2, convicted for 2 years or more। अगर कोई किसी भी केस में 2 साल या 2 साल से ज़्यादा उसको सज़ा हो जाती है, तो उस केस में भी अंडर आरपी एक्ट ऑफ 1951 मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। नंबर 3,
if anyone fails to submit an account of expenses of election within required time और अगर कोई भी कितना खर्चा किया है, कितने एक्सपेंसेस उसने किए हैं इलेक्शंस पे विद इन गिवन टाइम पीरियड में, अगर वो उसकी रिपोर्ट सबमिट ना करे तो वो भी एक ग्राउंड है डिस्क्वालीफाई होने का। नंबर 4, a person has an interest in government contracts, works or services। अगर कोई भी एमपी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है, गवर्नमेंट के काम खुद ले रहा है, उनकी सर्विसेज में मतलब सर्विसेज भी में भी इंटरेस्टेड है, तो अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए आल्सो अंडर आरपी एक्ट ऑफ 1951, उसका जो है मेंबरशिप कैंसिल हो सकता है। आल्सो a person dismissed from government services for corruption or disloyalty to state। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो एमपी की इलेक्शन जिसने कंटेस्ट की है, अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि कहीं पे भी वो गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन केसेस में वो सस्पेंड हुआ है, डिसमिस हुआ है, नॉट सस्पेंड डिसमिस हुआ है, या डिसलॉयल्टी का केस उस पर प्रूव्ड हुआ है कि उसने कोई देश के साथ गद्दारी की है, एनिमी नेशन को सपोर्ट की है, तो इन केसेस पे भी इसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाती है अंडर आरपी एक्ट ऑफ 1951। आल्सो convicted for promoting enmity between different groups, और अगर कोई किसी भी केस में किसी को सजा होती है, किस केस में, अगर कोई किसी के बीच में दुश्मनी प्रमोट करा, एनिमिटी, मतलब गुटबाजी, जात के नाम पे, बात के नाम पे, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, इन बेसिस पे जो है सोसाइटी में एक रिफ्ट पैदा कर रहा है, तो इस केस में भी अगर कोई गिल्टी पाया जाए तो अंडर आरपी एक्ट 1951 उसकी भी जो है मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। आल्सो कन्विक्टेड इन केस ऑफ प्रीचिंग अनटचेबिलिटी, छूत, और अगर कोई
मतलब अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, और उस केस में भी अगर किसी को सज़ा होती है सो उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है। ओके, सो ये ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। बट डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 जो डिस्क्वालिफिकेशन रहती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो रहती है दैट इज बाय द प्रेसिडेंट। कौन डिसीजन लेता है? प्रेसिडेंट। बट ऑन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। and acts accordingly। ओके, जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है ये कौन लेता है? प्रेसिडेंट। मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है, और इस मैटर पे वो ओपिनियन लेता है इलेक्शन कमीशन का, जो कि फाइनल होता है। बट इन केस ऑफ 10th शेड्यूल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में डिसीजन किसका रहता है? डिसीजन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। अगर लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर डिसीजन लेगा, उसको अगर वो गिल्टी फाउंड हो जाए तो उसको स्पीकर रिमूव करेगा। अगर राज्यसभा का है तो चेयरमैन। बट कब? इन केस ऑफ 10th शेड्यूल। बट इन रेस्ट ऑफ द केसेस जो डिस्क्वालिफिकेशन है दैट इज बीइंग डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। क्लियर? सो आई थिंक आज का लेक्चर आप एंजॉय करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह से मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।